गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कारक के भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम कर्ता कारक के विषय में पढ़ते हैं। कर्ता कारक से तात्पर्य कार्य करने वाले व्यक्ति से है। अतः कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है, अर्थात जो व्यक्ति कार्य को करता है उसको कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कान्हा मुरली बजा रहे हैं। इस वाक्य में मुरली बजाने की जो क्रिया है उसको करने वाला कौन है? कान्हा। अतः कान्हा शब्द में कर्ता कारक है। दो अन्य उदाहरण हैं, कान्हा ने मुरली बजाई और कान्हा मुरली बजाएगा। इन तीनों वाक्यों में कर्ता कारक कान्हा है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, पर यह चिन्ह वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा कहीं कहीं पर भूतकाल में नहीं लगता। अब जैसे जिस भी शब्द के पीछे ने जो विभक्ति चिन्ह है वह कर्ता कारक का है, वह लगता है उसी शब्द में कर्ता कारक होता है। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी होते हैं, जैसे पहला उदाहरण है, कान्हा मुरली बजा रहे हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कार्य को करने वाला कान्हा है, अतः यहाँ पर कान्हा शब्द में ही कर्ता कारक है। दूसरे उदाहरण में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है, कान्हा ने मुरली बजाई, तो विभक्ति चिन्ह ने से पहला जो शब्द है अर्थात कान्हा में ही कर्ता कारक है। तीसरा जो उदाहरण है, कान्हा मुरली बजाएगा, ये भविष्य काल का उदाहरण है। इसमें भी कोई विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें मुरली की क्रिया को करने वाला अर्थात मुरली को बजाने वाला कान्हा है, अतः यहाँ पर कान्हा शब्द में ही कर्ता कारक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण और देखिए, कान्हा स्कूल गया था। ये वाक्य जो है यह भूतकाल का वाक्य है। इस शब्द में भी किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल जाने का जो कार्य है वह कान्हा के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कान्हा शब्द में ही कर्ता कारक है। कभी कभी अन्य विभक्तियों के द्वारा भी कर्ता का बोध होता है, जैसे मोहन को विद्यालय जाना है। अब यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है वह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में यह जो विभक्ति चिन्ह है यह मोहन के पीछे लगा है। लेकिन अगर वाक्य के अनुसार देखें तो विद्यालय जाने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः यहाँ पर विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्ता कारक मोहन ही होगा। अब बात आती है कर्ता कारक की पहचान की। तो देखिए, कर्ता कारक की पहचान करने का एक तो नियम यही है कि जिसके पीछे विभक्ति चिन्ह ने लगा होता है उस शब्द में कर्ता कारक होता है। लेकिन अगर जिस वाक्य में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता उसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए, क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का जो आंसर होता है वही कर्ता कारक होता है। जैसे पहला वाक्य है, मोहन पढ़ता है। अब इस वाक्य को हम इस प्रकार बोलें कि कौन पढ़ता है, तो जो कौन का जो उत्तर होगा अर्थात पढ़ने की क्रिया को कौन कर रहा है? मोहन। अतः इस वाक्य में मोहन ही कर्ता कारक होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मीरा ने चित्र बनाया है। अब इसमें इस वाक्य को इस प्रकार बोलें कि किसने चित्र बनाया है, तो किसने का आंसर जो होगा वही इस वाक्य में कर्ता कारक होगा। तो किसने चित्र बनाया है? मीरा ने। तो अतः इस वाक्य में मीरा शब्द ही कर्ता कारक होगा। अब हम कर्म कारक के विषय में पढ़ेंगे। कर्म कारक वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कविता ने मुझे पीटा। तो इस वाक्य में पीटने की क्रिया कविता के द्वारा की जा रही है, तो कविता में कर्ता कारक होगा। लेकिन जो पिटाई का जो प्रभाव है वह किसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है? मुझे। अतः इस वाक्य में मुझे शब्द में कर्म कारक होगा। अब एक अन्य उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में दो कर्म हैं।
कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। इसमें एक कर्म कारक है वह है मुझे और दूसरा कारक है अंग्रेजी। अब इस वाक्य में यह देखिए कि सीखने की क्रिया का प्रभाव सबसे अधिक किसके ऊपर पड़ रहा है? मुझे शब्द के ऊपर। अतः मुझे शब्द में ही कर्म कारक होगा। पहचान। अब कर्म कारक की पहचान कैसे की जाती है? तो देखिए, क्रिया से पूर्व किसे लगाकर, या फिर दूसरा है क्रिया क्या है? पीटा। अब पीटा से पहले हम किसे शब्द लगाकर इस वाक्य को बनाएं कि कविता ने किसे पीटा। तो इसमें किसे का जो उत्तर होगा अर्थात मुझे, तो मुझे शब्द जो होगा वही कर्म कारक होगा। अगले वीडियो में हम कारक के अन्य भेदों के विषय में पढ़ेंगे।